हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकाग्रा क्लासेस में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, संबंध और फलन। ठीक है, तो संबंध और फलन का लगभग हम लोगों ने सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और उसी का विविध प्रश्नावली बचा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि संबंध दिया गया है, ये संबंध दिया है और ये संबंध दिया गया है, द्वारा परिभाषित है, मतलब इस द्वारा परिभाषित है। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि क्या फंक्शन f(x) एक फलन है और g(x) एक फलन नहीं है। तो आपको ये बताना है कि फंक्शन f(x) फलन है और फंक्शन g(x) क्या है, एक फलन नहीं है। तो फलन होने की कंडीशन क्या होती थी, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले कुछ क्लासों में, जिसमें कहा गया था क्या कि फंक्शन होने के लिए कहा जाता है कि फंक्शन तभी हो सकता है जब सेट ए और सेट बी में एक प्रकार का एक विशेष रिलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक विशेष रिलेशन होना चाहिए जो 1 2 3 4 5 6 सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के साथ एक और केवल एक इमेज बनाए। क्या बनाए, एक और केवल एक इमेज बनाता है, तभी क्या होता है, वो फंक्शन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या एक और एक इमेज बना रहा है कि नहीं। तो इसे चेक कर लेते हैं। तो इसे चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखते हैं कि क्या हो जाएगा। कि अगर हम कहें कि जो फंक्शन f(x) दिया गया है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, फंक्शन f(x) जो दिया गया है x² और 3x, और कह रहा है कि 0 से बड़ा x का वैल्यू होना चाहिए और 3 से छोटा या बराबर, और 3x के लिए क्या होना चाहिए, 3x के लिए कह रहा है 3 से बड़ा या बराबर और 10 से छोटा या होना चाहिए। तो x का वैल्यू इसमें से कोई भी रखेंगे, एक और केवल एक इमेज बनेगा कि नहीं। अगर इसमें से कोई भी x का वैल्यू रख रहे हैं तो फंक्शन का मान क्या मिलेगा, एक और केवल एक इमेज मिलेगा। और इसमें से रख रहे हैं कोई वैल्यू तो यहाँ पर भी फंक्शन का मान एक और केवल एक इमेज बनाएगा। अब बात यहाँ आती है कि जैसे अगर हम कहें कि चलिए ये सेट ए है और सेट बी बना लेते हैं, बी को फंक्शन f(x) बना लेते हैं। अगर हम 0 रखते हैं, 0 रखें तो फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर 1 रखते हैं तो फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 रखें तो 4 मिलेगा, 3 रखें तो 9 मिलेगा। अब अगर इस वाले फंक्शन का ग्राफ बनाएं तो यहाँ ध्यान से देख लीजिए, a और f(x) अगर 3 रखते हैं तो 9 देगा, और 4 रखें तो 16, 5 रखें तो 25, मतलब ऐसे ही 10 रखें तो 100। ठीक, तो एक और केवल एक इमेज बना रहा है। बात यहाँ ये समझ में आई कि जब यहाँ 3 था तो 9 दिया, और यहाँ 3 है तो भी 9 दे रहा है, मतलब 3 रखने पर एक और केवल एक इमेज बन रहा है कि नहीं। इसलिए क्या है, ये एक फंक्शन है। क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, ये क्या है, फंक्शन है। अब बात ये आती है कि क्या g(x) भी एक प्रकार का फंक्शन है। तो g(x) के लिए x का वैल्यू देखिए, x का वैल्यू 3 रखें तभी पर 9 दिया, और यहाँ पर भी x का वैल्यू 3 ही है, वो भी 9 ही दे रहा है, मतलब x 9 ही दे सकता है। ठीक है, 3 9 ही दे सकता है। लेकिन इसे हटा देते हैं, आप लोग समझ लिए होंगे। तो यहाँ देखें कि जो g(x) है, जो g(x) लिखा गया है वो क्या है, x² दिया गया है। कब, 0 से बड़ा या बराबर और 3 से कि 2 से छोटा, और 3x जो कह रहा है 2 ग्रेटर और इक्वल टू 10। तो अगर 2 से पहले के जितने भी नंबर अगर रखें तो एक और केवल एक इमेज बनाएगा। 2 से पहले जितने भी नंबर होगा वो एक और केवल एक इमेज बनाएगा। लेकिन अगर यही वैल्यू x बराबर जब 2 रखते हैं, x बराबर 2 रखते हैं तो g2 का मान क्या मिलेगा, यहाँ के लिए 4 मिलेगा। अगर ये कब था, जब g(x) बराबर x² था,
लेकिन x बराबर जब 2 रखते हैं, कब? जब g(x) बराबर 3x हो तो g2 बराबर क्या मिलेगा? 6। देख रहे हैं कि ये g2 का वैल्यू अलग है, ये g2 का वैल्यू अलग है, मतलब जो भी ग्राफ बना होगा जो 2 होगा वो एक नहीं, ये 4 और 6 दो इमेज बना रहे हैं। कितने इमेज बना रहे हैं? 2 इमेज बना रहे हैं। और फंक्शन कहता है कि क्या होना चाहिए? सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट यूज होना चाहिए। यूज तो हुआ है लेकिन केवल एक और केवल एक इमेज बनाएगा, लेकिन यहाँ 2 इमेज बना रहे हैं, 2 इमेज बना रहे हैं कि नहीं, इसलिए g(x) क्या है? नॉट अ फंक्शन, ठीक है, इसलिए फंक्शन नहीं है। क्लियर है? तो जो भी बहुत से बातें हम लोग इरेज कर लिए हैं, उसे समझते हुए वीडियो को रोक कर देखते हुए नोट करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए और समझ लीजिए क्या है। कह रहा है कि यदि फंक्शन f(x) बराबर इतना दिया है तो इतने का मान ज्ञात करना है। तो इतने का मान ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम पहले क्या फंक्शन f(x) बराबर क्या दिया गया है? x², क्या दिया गया है? x²। तो हम फंक्शन 1.1 का वैल्यू ज्ञात करें तो 1.1 का होल स्क्वायर अर्थात 121 हो जाएगा, ठीक। और कह रहा है कि फंक्शन 1 का वैल्यू ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर अर्थात 1। अब सारे वैल्यू जो सवाल दिया गया उसी में रख देते हैं। सवाल क्या दिया गया है? कह रहा है कि फंक्शन 1.1 माइनस फंक्शन 1/1.1 माइनस 1। तो चलिए वैल्यू रखते हैं 121 माइनस 1/1.1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0.21/0.1। 100 से ऊपर नीचे गुणा कर लें तो 21 अपान कितना हो जाएगा? 10, 2.1। आंसर हो गया, ठीक है। मान निकल गया कि नहीं? तो नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों कि प्रश्न नंबर जो 3 है, कह रहा है कि फलन दिया गया है, फलन ये दिया गया है, कह रहा है कि प्रांत डोमेन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? डोमेन ज्ञात करना है। तो जो फंक्शन दिया गया है, ये फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन का डोमेन अगर हमें ज्ञात करना है तो डोमेन क्या? ऐसा डोमेन ज्ञात करना होगा कि इस फंक्शन का वैल्यू इनफाइनाइट नहीं मिले। इनफाइनाइट ना मिलने का मतलब अगर ये p/q के रूप में है, ये क्या है? p/q के रूप में है तो q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 0 न होने के लिए x का कौन सा वैल्यू रखने पर ये फंक्शन 0 नहीं हो सकता है? तो वही उसके अलावा सभी वैल्यू रख सकते हैं और क्या होगा? हमें डोमेन प्राप्त होगा, ठीक है। कब हल कहे अभी 1-1:30 बजे वाला हुई। चल खाना हाँ। तो चलिए चेक कर लेते हैं किस पर ये फंक्शन का वैल्यू 0 हर 0 नहीं होगा। कौन सा? हर। क्या चेक करना है हम लोगों को? हर को 0 नहीं करना है। तो हर क्या दिया गया है? x² माइनस 8x प्लस 12। इसका गुणनखंड कर लीजिए तो x² प्लस कितना? 6 दूनी 12, 6x माइनस 2x प्लस 12। तो x का मान अगर x माइनस 6 माइनस 2 का मान कर लें x माइनस 6, ठीक। ये 0 हो सकता है तो x का वैल्यू क्या मिल गया? -6 और x का वैल्यू क्या मिल गया? -2, ठीक। इसे हटा दीजिए तो x का वैल्यू मिला। अब यहाँ से x का वैल्यू अगर x का मान अगर 6 रखें तभी पर ये फंक्शन 0 हो जाएगा, x का मान 2 रखें तभी पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मीन्स इस फंक्शन में हमें क्या करना होगा? x 6 और 2 को नहीं रखना होगा, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं? 6 और 2 नहीं रख सकते, नहीं तो ये फंक्शन क्या मिलेगा? इनफाइनाइट मिलेगा और इनफाइनाइट तो प्राप्त हो नहीं सकता है, ठीक। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? डोमेन।
ठीक, जब डोमेन ज्ञात करना है तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक रियल नंबर रख सकते हैं, प्रत्येक रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन क्या नहीं रख सकते हैं, 6 और 2 नहीं रख सकते हैं, 6 और 2 नहीं रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, डोमेन हो गया। ठीक है, 1 नंबर का सवाल है, आपसे बस यही पूछा गया था, ये तो बस बताने वाली बातें हैं। ठीक है, तो ये डोमेन हो गया इसका, तो नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी तरह लगभग शायद क्वेश्चन नंबर 5 भी है। तो वहाँ सिर्फ डोमेन ज्ञात करना था, यहाँ डोमेन और रेंज दोनों ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, डोमेन और रेंज दोनों ज्ञात करना है। तो होगा क्या, पहले डोमेन ज्ञात कर लेते हैं। तो फंक्शन क्या दिया गया है, फंक्शन दिया गया है एफ एक्स बराबर रूट में x माइनस 1। अब ध्यान समझिएगा कि x का वैल्यू क्या रखें कि इस फंक्शन का वैल्यू मिले, वास्तविक संख्या मिले। अब वास्तविक संख्या मतलब रूट में हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, रूट में नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, अर्थात x का वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, बड़ी संख्या रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं। x का वैल्यू क्या रख सकते हैं, x का वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0 नहीं रख सकते हैं, तो 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, डॉट 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 इनफाइनाइट रख सकते हैं। अर्थात डोमेन क्या मिला हमको, डोमेन प्रांत क्या मिला कि x का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 ठीक से इनफाइनाइट तक रख सकते हैं। ठीक है, ये रख सकते हैं कि नहीं, x का वैल्यू यहीं रख सकते हैं ना, डोमेन से ले लेंगे। ठीक, इससे पहले कोई वैल्यू रख सकते हैं। x का वैल्यू सोच कर देखिए, x का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो फंक्शन का मान क्या मिलेगा, रूट में -1, जो कि रियल नंबर नहीं है। उसने किसकी बात की, रियल नंबर की बात कर रहा है, रियल नंबर से परिभाषित है। ठीक, और x का वैल्यू -1 रखें तो फंक्शन का मान क्या मिलेगा, रूट में -2, ये भी रियल नंबर नहीं है। ठीक, तो हम ये सब वैल्यू निगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते हैं, अर्थात सभी पॉजिटिव, 0 भी नहीं रखते, इसलिए 1 से लेकर इनफाइनाइट तक वैल्यू डोमेन होगा। ठीक, ये डोमेन निकल गया। अब बात आती है परिसर की। तो परिसर में क्या होगा, अगर इसे हम y माने तो y बराबर क्या होगा, रूट में x माइनस 1 होगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए तो y² बराबर क्या होगा, x माइनस 1, और x बराबर क्या हो जाएगा, y² प्लस 1। अब y का वैल्यू रखिए और रियल नंबर मिलता जाए, तो y का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, y का वैल्यू क्या रख सकते हैं। अब सोच के बताइए कि इससे जब बाहर निकलेगा वैल्यू जो भी होगा वो क्या होगा, हमेशा तब धनात्मक वैल्यू होगा, मतलब y का वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, धनात्मक वैल्यू मिलेगा। पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा कि नहीं, बताइए क्या हो जाएगा कि अब यहाँ से y का वैल्यू रखना है। अब y का वैल्यू जब भी रखेंगे x का वैल्यू क्या मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। अब x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, मतलब 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3, मतलब y का वैल्यू रखते जाइए, x का वैल्यू प्राप्त होगा। तो x का वैल्यू प्राप्त कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव प्राप्त होगा। तो रियल नंबर हमें रेंज क्या मिलेगा, रेंज क्या मिलेगा, परिसर क्या हो जाएगा, परिसर होगा 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट तक मिलेगा। मतलब 0 भी हो सकता है वैल्यू मिले, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। मतलब ये प्रत्येक इनफाइनाइट तक जितने भी वैल्यू होंगे सभी मिल सकते हैं। देखिए क्यों हमें निगेटिव वैल्यू नहीं लिए, क्योंकि जब निगेटिव वैल्यू मिलेगा तो निगेटिव वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि क्या होगा यहाँ पर, ये x का वैल्यू कैसा था, x का वैल्यू हमेशा क्या मिलता था, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, हमेशा 0 से 0 का है इक्वल टू 1, मतलब 1 से बराबर या 1 से बड़ा मिलना चाहिए। तो x से बराबर या 1 से बड़ा होने के लिए हमेशा क्या होगा, धनात्मक वैल्यू होगा, होगा कि नहीं, क्लियर है। तो नोट करिए, ये परिसर हो गया, ये प्रांत हो गया, क्लियर है, नोट करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसे बताना होगा हमको, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग जानते हैं
जो क्वेश्चन नंबर 4 किए होगा वो क्वेश्चन नंबर 5 कर सकता है। और आपको पता ही होगा कि फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या दिया है, माड में एक्स माइनस 1 दिया गया है और डोमेन पूछा है। क्या पूछा है, डोमेन। और डोमेन तो हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर रख लीजिए ना, कोई भी रियल नंबर रखिए और इसमें रखने के बाद ये फंक्शन हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर ही तो मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। रेंज कुछ भी रख सकते हैं, इसके अंदर कोई भी वैल्यू प्राप्त हो सकता है। डोमेन हो गया और रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, रियल नंबर पॉजिटिव होगा। रियल नंबर पॉजिटिव हमेशा क्या मिलेगा, धनात्मक वैल्यू मिलेगा। तो ये डोमेन है, ये रेंज है। नहीं पता चला तो चेक कर लीजिए, फंक्शन f1 का मान रखिए तो 0 मिलेगा, f2 का मान रखिए तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, f-1 का मान रखें तो 2 मिलेगा, f-2 का मान रखें तो 3 मिलेगा। ठीक है, तो देखिए जब भी जितना भी वैल्यू रख रहे हैं वो हमेशा क्या मिला है, रियल नंबर। और यहाँ कोई भी रियल नंबर हम रख रहे हैं, कोई भी रियल नंबर, और ये क्या मिला है, रियल नंबर पॉजिटिव मिल रहा है। तो ये क्या हुआ, ये जो x का वैल्यू रख रहे हैं वो डोमेन बताता है और ये क्या बताता है, रेंज बताता है। ठीक है, डोमेन और रेंज हो गया। क्लियर है, तो नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लगा लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि इसमें सवाल थोड़ा सा उलझाया है। क्या है, उलझाया हुआ है, उसमें साफ साफ नहीं लिखा है। कि साफ साफ होने का मतलब हमें पता होता है कि कोई फंक्शन दिया होता है, फंक्शन एफ होता है, वो फंक्शन किस प्रकार एफ एक्स होता है और वो बताता है कि हम किस प्रकार हैं, कि वो कहता है कि एक्स और वाई के फॉर्म में है और वाई बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये और x बिलोंग टू रियल नंबर, ये होना चाहिए। ठीक, रियल में ये होना चाहिए। लेकिन उसने क्या किया, डायरेक्ट उसी को उसी फॉर्म में, ये y की जगह इसी वैल्यू को पुट कर दिया और आपसे पूछ रहा है कि आपसे क्या करना है, ये फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर है तो आपको परिसर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने उसका विस्तार कर दिया इस फॉर्म में। ठीक है, इसका विस्तार हो गया। अब विस्तार हो गया तो y बराबर हमको मिला क्या, y बराबर क्या मिला, एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही y तो वैल्यू बताता है, या और यही y क्या बताता है, उस दो रेंज बताता है कि नहीं, यही y रेंज बताता है। अब y का वैल्यू मिलेगा क्या, y का वैल्यू मिलेगा क्या, y का वैल्यू जब भी मिलेगा हमेशा क्या होगा, धनात्मक वैल्यू होगा। y का वैल्यू कैसा होगा, धनात्मक होगा। अगर x का मान ऋणात्मक भी रखते हैं तो y का मान क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। मिलेगा तो सबसे कम, सबसे छोटा वैल्यू y का क्या मिल सकता है, सबसे छोटा वैल्यू 0 मिल सकता है। जब x का मान 0 रखें तो y का मान क्या मिल सकता है, 0। और ऊपर जाएं, और ऊपर जाएं, अगर x का मान 1 रखते हैं तो 1/2, 1/2 हो जाएगा। y का मान क्या हो जाएगा, 1/2 मिलेगा, मीन्स y बराबर 0.5 मिला। अगर x का मान 2 रखें तो क्या हो जाएगा, 4/5, 4/5। और ये वैल्यू क्या मिलेगा, 0.8 होगा। अर्थात जब भी हम वैल्यू रखेंगे तो 1 से कम ही मिलेगा, 1 से कम ही मिलेगा कि नहीं, कि 1 से अधिक मिल जाएगा, बताइए, 1 से कम ही मिलेगा। मतलब y का वैल्यू क्या होगा, y का मान हम कह सकते हैं कि 0 के से बड़ा या इक्वल और 1 से छोटा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, यही होगा। और इसी को हम कह सकते हैं, ये वाला भी वैल्यू 0 से बड़ा एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 1 होगा। और यही तो रेंज होता है, यही क्या होता है, रेंज होता है। तो रेंज हमें क्या मिल गया, रेंज हमें क्या मिल गया, रेंज हमें मिल गया कि 0 और 1, 0 और 1। ठीक है, देखिए इंटरवल पर ध्यान दीजिएगा, क्लोज और ओपन इंटरवल में दिया गया है। ठीक है, 0 शामिल होगा लेकिन 1 शामिल नहीं होगा। इस फंक्शन में y का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा, न कि 1 मिल पाएगा। यहां पर विशेष इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, रेंज हो गया।
ठीक, रेंज पूछा गया था। क्लियर है? तो नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है मान लीजिए कि फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स क्रमशः रियल नंबर से रियल नंबर में क्रमशः परिभाषित है और फंक्शन एफ एक्स बराबर फंक्शन जी एक्स बराबर दिया गया है। तो कह रहा है कि एफ प्लस जी प्लस जी माइनस एफ और जी अपान जी का मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करने का मतलब क्या पूछ रहा है कि इन दोनों फंक्शनों को जोड़ रहा है, इन दोनों फंक्शनों का घटाया और दोनों का डिवाइड कर दिया गया है, बस यही ज्ञात करना है। तो क्या दिया गया है, फंक्शन एफ एक्स बराबर दिया गया है एक्स प्लस 1 और जी एक्स बराबर क्या दिया गया है 2x माइनस 3। तो पहला क्वेश्चन है फंक्शन एफ एक्स प्लस फंक्शन जी एक्स बराबर क्या होगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं दोनों को। जब जोड़ते हैं तो क्या होगा, x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3, तो 3x माइनस 2 ये हो जाएगा फंक्शन। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, फंक्शन एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3, तो माइनस x क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 4। ठीक, ये फंक्शन हो जाएगा। और तीसरा क्या पूछा है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स अपान जी ऑफ एक्स का मान, तो एक्स प्लस 1 अपान 2x माइनस 3 ये हो जाएगा हमारा क्या, फंक्शन जी एक्स। ठीक है, बस इसी को यही हमसे पूछा गया था। तो क्लियर है, नोट करिए आप लोग, इसमें परिसर प्रांत नहीं पूछा गया है। ठीक है, अगर आपको बताना है तो बता दीजिएगा कि इसका प्रांत क्या होगा, इसका परिसर क्या होगा, इसका प्रांत क्या होगा, इसका परिसर क्या होगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा, स्वयं से सेल्फ से चेक करिएगा कि परिसर प्रांत क्या होगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ये एक फंक्शन है, एक प्रकार का फंक्शन का क्या, उसको किस रूप में लिखा गया है, ऑर्डर पेयर के रूप में लिखा गया है। और जेड मीन्स जेड पूर्णांक से पूर्णांक में ये परिभाषित है। और ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन से ही उसका जो कुछ पार्ट बना हुआ है। ठीक है, द्वारा परिभाषित है। तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। अब समझिएगा कि ये ना फंक्शन, ये फंक्शन दिया गया है, ये एक फंक्शन दिया गया है जो इसी से बनाया गया है, इसी से बना हुआ है। जब इसी से बना होगा तो इसके सारे एलिमेंट इसे संतुष्ट भी करना चाहिए। ठीक है, तो दिया क्या है, फंक्शन 1,1 2,3 0, -1 -1,3। ठीक, जो किससे बना है, फंक्शन एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी से, ए एक्स प्लस बी से बना है। तो ये क्या होगा, एक्स का वैल्यू होगा और ये क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू होगा। ठीक, ये एक्स का वैल्यू होगा, ये क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू होगा। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। जब पहला वैल्यू रखते हैं तो क्या मिलेगा, 1 बराबर ए प्लस बी, 2 बराबर 3 बराबर 2x प्लस बी, और 0 बराबर कि -1 बराबर 0 प्लस बी, 1 2 3। ठीक, तो यहां से अगर हम समीकरण 3 की बात करें, किसकी, समीकरण 3 से b बराबर क्या मिला, -1 मिल गया। b बराबर क्या मिल गया, -1 मिल गया। तो अगर हम बात करें समीकरण 1 से, समीकरण 1 में, तो a प्लस बी बराबर क्या है, 1 है। तो a -1 बराबर 1 और a बराबर 2। ए का मान निकल गया और बी का मान हम चाहते प्रत्येक में रखकर उसके बाद भी हमें ए और बी का मान निकालें, तो हम सिर्फ 1 2 निकाल रख लें और बाकी ए बी का मान निकाल लें। क्लियर है, तो नोट करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक रिलेशन है जो ए और बी में है, ए और बी बिलोंग टू रियल नंबर से, और रिलेशन किस प्रकार का कि ए क्या है, बी स्क्वायर है, ए का वैल्यू हमेशा बी का होल स्क्वायर रूट मिलेगा, स्क्वायर के रूप में मिलेगा, द्वारा परिभाषित है। तो क्या निम्नलिखित कथन सत्य है? तो निम्नलिखित कथन को चेक करिए कि अगर हम कहें ए और ये बी का वैल्यू, अगर ए का मान, पहला जो सवाल दिया है, ए का मान, यदि ए का मान 1 रखते हैं तो ए बराबर बी बराबर भी 1 मिलेगा, वो ए हो सकता है। लेकिन यदि ए का मान 1 रखें तो बी का मान क्या मिलेगा, 2 रखें तो बी का मान 4 मिलेगा। ये ए है, नहीं है, नॉट इक्वल टू ए, अर्थात ये इस प्रकार संबंध को संबंध व्यक्त नहीं कर सकता। ये मीन्स क्या है, असत्य है, ठीक, फॉल्स है। और यहां क्या कर रहा है कि ए बी से संबंध का तात्पर्य यह है कि बी ए से भी संबंध होगा। अगर ए का मान 1 है तब तो ठीक है, लेकिन 2 जैसे ही रखेंगे तो संबंध क्या मिलेगा, 2,4। ये क्या ऐसा हो सकता, ये तो 2,4 मिला, ये बिलोंग कर रहा है, मान लेते हैं रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। क्या 4 रखने पर बी का मान क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। ये क्या रिलेशन हो सकता है, ये 2 हो सकता है, यहाँ पर नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या 4 रखने पर 2 हो सकता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर मिलना चाहिए, ना कि उससे कम स्क्वायर रूट मिलना चाहिए। स्क्वायर होगा तो 4 होगा, लेकिन जब 4 रखेंगे तो स्क्वायर रूट ना होगा, 2 नहीं होगा, 16 होगा, जो कि ये फंक्शन इस पर बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, असत्य है, ठीक। ये ए और ये बी, मान लेते हैं ए रखें 2 तो 4 मिला, 4 रखें, ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, 4 रखिए तो 16 मिलेगा, ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। तो क्या 2 और 16 ये रियल नंबर से बिलोंग करेगा, नॉट बिलोंग रियल संबंध से, ठीक है। ये संबंध है, लेकिन ये संबंध नहीं है, तो ये सत्य नहीं होगा, ठीक है। ये भी असत्य है, ठीक है। समझ आया कि नहीं? ये क्यों होगा, क्योंकि एक पर तो क्लियर है, 1 और 1 मिल सकता है, लेकिन 2 रखेंगे तो यहाँ 16, यहाँ क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, जो कि ए नहीं है। और यहाँ क्या था, 2 रखें तो 4 मिला, फिर 4 रखने पर 16 मिले, ना कि 2 मिले, ठीक है। ए का वैल्यू कितना, देखिए यहाँ पर समझ लीजिए पुनः, अगर हम ए बराबर 2 रखते हैं तो बी बराबर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो 2,4 ये तो हो गया संबंध है, लेकिन 4 रखने पर 2, ये क्या संबंध है, नहीं संबंध है, क्लियर है। ये हो गया, और ये क्या है, ये भी संबंध नहीं था, ये वाला वैल्यू, तो ए भी असत्य, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि मान लीजिए सेट ए और सेट बी दिया गया है, ये एक रिलेशन दिया गया है या फंक्शन दिया है, जो भी दिया गया है, ये दिया गया है। तो कह रहा है क्या ये सत्य है, क्या ये दोनों में से क्या ये दोनों सत्य हैं या असत्य है, ये बताना है आपको। तो अब देखें कि ए का बी के साथ एक संबंध तो है, ए का बी के साथ एक संबंध होने का मतलब सेट ए के एलिमेंट यूज हुए हैं, सेट बी के साथ यूज हुए हैं, इस प्रकार बना है डायग्राम ना। ए और बी क्या दिया है, 1 2 3 4, 1 5 9 11 15 16, 1 का 5 के साथ, 2 का 9 के साथ, 3 का 11 के साथ, 4 का 15 के साथ, 2 का 11 के साथ, ठीक है। इस प्रकार का ये संबंध तो है, मतलब सत्य है। अब बात फंक्शन की आती है, तो फंक्शन कहता है कि एक विशेष फंक्शन क्या होता है, एक विशेष प्रकार का संबंध तो होता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट यूज हुए हैं और एक और केवल एक इमेज बनाए। तो 2 क्या बना रहा है, 2 इमेज बना रहा है, 2 इमेज, 9 और 11, 2 इमेज नहीं बना सकता, एक और केवल एक सिंगल इमेज बनाना चाहिए, इसलिए क्या है, ये असत्य है,
ठीक है, ये असत्य हो गया। नोट कर लीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि फंक्शन एफ एक्स ये दिया गया है, द्वारा परिभाषित है, ठीक, जेड क्रॉस देश का एक उप समुच्चय, ये जो मिलेगा ये जेड क्रॉस जेड का एक उप समुच्चय मिलेगा। तो कह रहा है कि जेड टू जेड एक फंक्शन होगा। तो जेड टू जेड एक फंक्शन होने का मतलब जेड टू जेड एक फंक्शन कब हो सकता है, जब जेड का पहला एक एलिमेंट रखें और जेड के दूसरे एलिमेंट के साथ संबंध बनाए। अब ए और बी दोनों जेड है, जो पूर्णांक है, मतलब पूर्णांक होने का मतलब धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो सभी हो सकता है। यदि अगर हम कहें कि ए बराबर 0 और बी बराबर 1 रखें, ए बराबर 0 और बी बराबर 1 रखें, तो फंक्शन क्या मिलेगा, चेक करते हैं। 0 और 1 मिला, ठीक। यदि हम कहें कि ए बराबर 0 और बी बराबर 2 रखें, तब क्या मिलेगा, 0 और 2 मिलेगा, अर्थात देख रहे हैं कि सेट इस रिलेशन का पहला एलिमेंट रिपीट हुआ है। मतलब क्या हुआ कि जब हम सेट बनाए जो 0 वैल्यू था उस सभी के साथ कोई ना कोई संबंध बना रहा था, तो सेट ए का एक नहीं अनेक इमेज बन रहे हैं। सेट ए के एक और केवल एक इमेज नहीं बन रहा है, अनेक इमेज बन रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक फंक्शन नहीं है, फलन नहीं है, ठीक है, ये फंक्शन नहीं हो सकता। क्लियर है, तो नोट कर लीजिए, कुछ है नहीं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो इस एक्सरसाइज का मीन्स विविध प्रश्नावली का आखिरी सवाल है। और यहाँ तक आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हल करते हैं आखिरी सवाल, जो 12 है। कह रहा है कि मान लीजिए कि सेट ए दिया गया है और फंक्शन ए टू नेचुरल नंबर में है, और कह रहा है फंक्शन एफ एन क्या है, एन से बिलोंग कर रहा है। क्या है, एन क्या वैल्यू है, महत्तम अभाज्य संख्या का गुणज है, तो परिसर ज्ञात करना है, ठीक है। अब ए टू एन, ये एन ही तो क्या बताता है, एन क्या बताता है, परिसर बताता है। तो परिसर होगा क्या, महत्तम अभाज्य संख्या। तो 9 को हम अगर फैक्टराइज करें, 9 का फैक्टराइज करें तो 3 क्रॉस 3, ठीक। और 10 का फैक्टराइज करें तो 2 क्रॉस 5, 11 का फैक्टराइज करें तो 1 क्रॉस 11, 12 का करें तो 2 क्रॉस 3, और 13 का करें तो 1 क्रॉस 13। तो महत्तम अभाज्य संख्या क्या है, 3 है, 5 है, 11 है, 3 है और 13 है। महत्तम अभाज्य संख्या मिल गया कि नहीं। तो हमसे पूछा क्या है, परिसर। तो परिसर क्या हो जाएगा, और उसने बताया भी परिसर कैसा होगा, ये परिसर होगा, ठीक। तो परिसर कैसा है, महत्तम अभाज्य संख्या। तो महत्तम अभाज्य संख्या क्या मिला, 3 मिला, 5 मिला, 11 मिला और 13 मिला। ये क्या हुआ, इसका परिसर निकल गया। क्लियर है, तो नोट कर लिए। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो त्रिकोणमिति है, और उसमें नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं त्रिकोणमिति के साथ।